मैं अनुराधा तिवारी आज आपके सामने BHDC 134 के ब्लॉक 3 की यूनिट 13 और 14 को लेकर के आई हूँ। इसके अंतर्गत आज हम आपसे निबंध के स्वरूप को समझते हुए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंधकार के रूप में चर्चा करेंगे। साथ ही उनके निबंध कुटज पर भी बातचीत करेंगे। निबंध के संदर्भ में बहुत अ, अ, पुराने रूप को अगर देखें तो निबंध को संस्कृत के शब्द प्रबंध के समकक्ष हिंदी विद्वानों ने रखने का प्रयास किया है। प्रबंध का मूल अर्थ होता है प्र धन बंध धन घय। ये इस प्रकार से यह शब्द बना है। अच प्रबंध धन अच को मिलाकर के यह शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है बांधना, समेटना, संजोना या जुटाना। प्रबंध के अतिरिक्त निबंध के पर्याय के रूप में हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य के संदर्भ में लेख, संदर्भ, रचना आदि शब्दों का, प्रस्ताव आदि शब्दों का प्रचलन रहा है, किंतु ये शब्द परस्पर भिन्न अर्थ रखते हैं। वस्तुतः एक और शब्द आता है जो बहुत प्रचलित है, वो है लेख। और लेख अंग्रेजी के आर्टिकल शब्द के समकक्ष जाकर बैठता है। इस विषय पर बहुत प्रचार करने पर रचना के बारे में बात कहें तो ये कंपोजिशन के समकक्ष जाता है। वर्तमान में जो निबंध साहित्य में प्रचलित है वे मूल परंपराओं और वह जो मूल रूप से वहां पर शब्द व्यवहार थे, स्वरूप अर्थ में उनसे थोड़ा अलग जाकर के बैठता है। ये सबसे आधुनिक तरीका है, परंपरा है लिखने की। तो इसके संदर्भ में आधुनिक अर्थों में, स्वरूप में अगर विचार करें तो फ्रेंच के एसाई और अंग्रेजी के ऐसे का यह पर्याय माना जाता है। निबंध के जन्मदाता फ्रांस के निवासी मॉन्टेन, अंग्रेजी के इब्राहिम काउली और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन की मान्यताओं का उल्लेख करना ही उचित होगा। मॉन्टेन अपने शब्दों निबंधों की भूमिका में इसके संदर्भ में कहते हैं कि वह कोई कला या अध्ययन प्रस्तुत नहीं कर रहे, वरन अपने ही आप का चित्रण कर रहे हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की अगर बात करें तो वो निबंध को मानस की उन्मुक्त सर्जना मानते हैं। इसी प्रकार कई विचारकों ने निबंध को के बारे में जो लक्षण बताए हैं उसमें स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता, आत्मीयता के साथ लेखक के वैयक्तिक आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी वर्णन किया है या उल्लेख किया है। अनेक निबंध लेखक ऐसे हुए हैं जिनकी रचनाएं निर्वैयक्तिक कही गई हैं और वे अपनी विषय वस्तु पर तटस्थ होकर के विचार प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तव में निबंध लेखक की आत्मनिष्ठ वैयक्तिकता व्यक्ति सापेक्ष है। निबंध विविध विषयी होते हैं जिसके कारण इनमें उपर्युक्त जो अभी बातें मैंने बताई हैं, लक्षण बताए हैं, उनका अतिक्रमण पाया जाता है। बाबू गुलाब राय के मतानुसार उन्होंने वे निबंध के संदर्भ में कहते हैं कि निबंध के विषयों की कोई सीमा नहीं होती है। निबंध कुछ नहीं, नथिंग से लेकर के विश्व की अनंतता में आने वाली जितनी वस्तुएं या जितने भाव और क्रियाएं हैं
उन सब पर लिखे जा सकते हैं। हम निबंध के बारे में बात करते समय आवश्यक हो जाता है कि हम कुछ विद्वानों की धारणाओं से भी निबंध के स्वरूप को समझने का प्रयास करें। निबंध की परंपरा के साथ साथ हमारे यहाँ निबंधों में पाश्चात्य निबंध साहित्य के लक्षण भी दृष्टिगत होते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने निबंध को अव्यवस्थित और विशृंखल माना है, अलग अलग माना है। हिंदी साहित्यकारों ने कसाव और विचारों की संबद्धता, गंभीरता, आत्मीयता और व्यवस्था को हिंदी निबंध का प्रमुख गुण माना है। हिंदी साहित्य में निबंध शब्द संस्कृत की देन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का यहाँ कथन उपयुक्त है कि बंगला में उपन्यास, कविता, नाटक आदि के आदर्श उदाहरण मिल सकते हैं, परंतु प्रताप नारायण मिश्र आदि के निबंध हिंदी की अपनी उपज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निबंध खड़ी बोली गद्य की देन है तथा इनकी प्रेरणा पाश्चात्य जगत से भले ही ली गई हो, इनकी आत्मा शुद्ध भारतीय है। संस्कृत साहित्य लेखन परंपरा में निबंध केवल बौद्धिक अभिव्यक्ति का माध्यम था और दार्शनिक विश्लेषण का भी। आज निबंध का स्वरूप परिवर्तित हो गया है और इसमें व्यक्तित्व, भाव, विचार, अनुभूतियों का एक सुंदर समुच्चय प्रस्तुत होता है। मतलब एक गुच्छा है ये इन सब का। हिंदी साहित्य में निबंध शब्द का प्रयोग प्रारंभ में लेख के अर्थ में हुआ। इसमें विषय की विवेचना, विचारों की संबद्धता अनिवार्य मानी गई, किंतु आज निबंध शब्द को निबंधकार निज के अधिकतम निकट पहुंचने के लिए प्रयत्नशील होने के संदर्भ में करता है। निबंध में व्याख्यान का प्रभाव, वक्ता की मर्यादा, पारस्परिक वार्तालाप का आनंद होता है। हिंदी के विद्वानों ने निबंध के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए, जैसा कि अभी मैंने बताया, हमने अभी रामविलास शर्मा जी की बात की, आचार्य शुक्ल के शब्दों में निबंध को समझे तो वो ये कहते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के आधार पर निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। व्यक्तिगत विशेषता का मतलब ये नहीं है कि उसके प्रदर्शन में विचारों की श्रृंखला न रखी जाए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास को अगर देखें तो वो निबंध उस लेख को मानते हैं जिसमें किसी विचार पर गहनता और विस्तार पूर्वक, पांडित्य पूर्वक विचार किया गया हो। बाबू गुलाब राय निबंध उस गद्य रचना को मानते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंद, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगति के और संबद्धता के साथ किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो वो भावों या विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के रूप में जिस साहित्य का लेखन होता है, निरूपण होता है, उसको निबंध साहित्य मानते हैं। और द्विवेदी जी ये मानते हैं कि निबंध वह साहित्य रूप है जिसमें लेखक प्रतिपाद्य विषय के भीतर ही अपनी रुचि और भावना, विचारों की स्वच्छंदता, भावाभिव्यक्ति को प्रकट करता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कहना है कि असंपूर्णता का विचार न करने वाला गद्य रचना का वह प्रकार जिसमें स्वानुभूति की प्रधानता हो, विषय निरूपण में स्वतंत्रता हो, जिसमें लेखक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हो, वही निबंध कहलाता है। यहाँ डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जो प्रमुख आलोचक हैं, निबंध के संदर्भ में उनकी विचारणा को समझना आवश्यक रहेगा। निबंध गद्य की आधुनिक विधा है। इसमें लेखक की रुचि, मन प्रवृत्ति के अनुसार विचारों की श्रृंखला अव्यवस्थित और शिथिल, सुगठित एवं व्यवस्थित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। आत्मव्यंजना निबंध की मूल विशेषता है।
इसकी नितांत उपेक्षा किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती है। उपर्युक्त परिभाषाएं यह तो स्पष्ट करती हैं कि निबंध में आप समझ ही रहे होंगे कि संक्षिप्तता के साथ साथ विचारों की क्रमबद्धता और स्पष्टता का भाव निहित होता है। उसमें लेखक और निबंधकार के व्यक्तित्व की छवि भी साफ साफ परिलक्षित होती है। निबंध के प्रकारों को अगर हम देखें तो शैलीगत होने के कारण उनके अनेक प्रकार लक्षित किए जा सकते हैं, जैसे कि वर्णनात्मक निबंध, डिस्क्रिप्टिव एसेस, जब किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि का जहां वर्णन किया जाता है तो उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। लेकिन वर्णन करते समय ये ध्यान रखना होता है कि वर्णन इस प्रकार से किया जाए कि वर्ण विषय का एकदम सजीव चित्र आंखों के सामने उपस्थित हो जाए। वर्णनात्मक निबंध लेखन में विषय का सांगोपांग वर्णन होता है और उसको प्रभावोत्पादक बनाने के लिए लेखक को अपनी मौलिक दृष्टि विकसित करनी होती है। भारतेंदु लेखकों ने इस प्रकार के निबंध विपुल मात्रा में लिखे हैं। विवरणात्मक निबंध, नरेटिव ऐसे, विवरणात्मक निबंध माला के उन मोतियों के समान होते हैं जो रूपकार में एक एक जैसे लगते हैं और उनकी प्रत्येक बिंदु का, प्रत्येक मनके का, प्रत्येक मोती का बराबर से महत्व होता है। जैसे जब किसी मेले का, यात्रा का, सभा का वर्णन करना हो तो उसके हर पक्ष का वर्णन किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। विवरणात्मक निबंधों के संदर्भ में इतना कहा जा सकता है कि रिपोर्टाज के निकट महसूस होते हैं। कुछ विद्वान इनको कथात्मक निबंधों के समकक्ष भी मान लेते हैं और कुछ विद्वान संस्मरण और रेखा चित्र को भी इनके समकक्ष रख करके देखते हैं। विचारात्मक निबंधों का भी लिया जाता है। ये रिफ्लेक्टिव एसेज, विचारात्मक निबंधों में विचार तत्व की प्रधानता होती है, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है। और इनमें ये दो तरीके के होते हैं, एक तो आलोचनात्मक, आलोचक की दृष्टि से, और दूसरे दार्शनिक, जो दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण लिखे जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस तरह के निबंधों को लिखने में सिद्धहस्त थे। भावात्मक निबंध, इमोशनल ऐसे, यदि विचारात्मक निबंध बुद्धि के सन्निकट होता है तो भावात्मक निबंध हृदय के निकट होता है। यहाँ पर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भावात्मकता, रागात्मकता, रस का पक्ष प्रबल होता है। कभी कभी यहाँ प्रभाव के लिए हास्य व्यंग का भी समावेश किया जाता है। बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह ने इसी प्रकार के निबंध लिखे हैं। आलोचनात्मक निबंध, क्रिटिकल एसेज, जब निबंधकार विषय वस्तु को आलोचना की दृष्टि से देखता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले यूनिट में जाना भी, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रेष्ठ उदाहरण है। और छायावादोत्तर काल में अगर हम देखें तो विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र, राममूर्ति त्रिपाठी, नामवर सिंह, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव के निबंध इसी कोटि में आते हैं। और निबंध का जो सबसे प्रमुख स्वरूप है, सबसे प्रचलित स्वरूप है, और जिसने हिंदी साहित्य में निबंधकारों के स्थान को पाठकों के हृदय के नजदीक लाया, वो है ललित निबंध। तो ललित निबंध को हम आधुनिक युग में व्यक्ति व्यंजक या ललित निबंध के रूप में मानते हुए हिंदी गद्य साहित्य की एक श्रेष्ठ और सशक्त विधा के रूप में देखते हैं। मराठी साहित्य में व्यक्ति व्यंजक निबंधों को ललित निबंध की संज्ञा से अभिहित किया गया। जो निबंध संप्रेषणीयता और चारुता से परिपूर्ण हो वो ललित निबंध कहलाता है। ललित निबंध को के संदर्भ में विद्वानों ने आत्म तत्व को प्रमुख और बाकी अन्य वस्तु तत्वों को गौण माना है। आगे मानते हैं कि ललित निबंध एक सृजनात्मक विधा है, इसलिए ललित निबंध में निर्बंध चिंतन, निर्बंध कल्पना
को खुली छूट है और इसीलिए चिंतन की निर्बंधता व्यक्ति व्यंजक हो जाती है। वैयक्तिकता और स्वानुभूति प्रकाशन ललित निबंध के अनिवार्य तत्व हैं। इन तत्वों से युक्त निबंधों को वैयक्तिक, व्यक्ति व्यंजक, आत्मपरक, सहानुभूति परक, भावात्मक और ललित निबंधों की श्रेणी में रखा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें पर्सनल ऐसे के नाम से जाना जाता है। इसमें अनुभूति और रागात्मकता की प्रधानता होती है, जिसके कारण पाठक भाव विभोर होता है, स्व और पर की सीमा के ऊपर उठ जाता है। नंदुलारे वाजपेयी का कहना है कि वैयक्तिक निबंधकार किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि पर निबंध लिखते हुए अपने मन की प्रतिक्रिया, प्रभाव, अरुचि, रुचि आदि वैयक्तिक विशेषताओं को ही अधिक कहता है। उसके वस्तुगत सौंदर्य का निरूपण उसमें गौड़ हो जाता है। वैयक्तिक निबंधों का उद्देश्य विषय प्रतिपादन नहीं होता है। वो किसी दूसरे का खंडन मंडन नहीं करते, उपदेश नहीं देते, वरन विषय के सहारे अपने मनोवेगों को, मनोभावों को सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व की अपेक्षा मनस तत्व की प्रधानता होती है और इन निबंधों में रोचकता, मौलिकता, हास्य, व्यंग, मर्मस्पर्शी कल्पना, सौंदर्यपूर्ण और बोधगम्य, रुचि प्रधान, चुटीली भाषा, लयात्मक भाषा इत्यादि गुण प्रमुख रूप से विद्यमान रहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके आज निबंध पर हम चर्चा भी करेंगे, उनका कहना है कि निबंधों के व्यक्तिवंजक होने का अर्थ यह नहीं होता कि उसमें कोई विचार श्रृंखला ना हो, वो विश्रृंखलित हो। नहीं तो विचार श्रृंखला न होने पर ये निबंध केवल प्रलाप कहे जाएंगे। संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो दृष्टा की विभिन्नता के कारण नाना प्रकार से, नाना भावों के साथ अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है। अपनी रुचि और संस्कार के कारण किसी दृष्टा का ध्यान वस्तु के एक पहलू पर जाता है तो किसी दृष्टा का ध्यान उसके दूसरे पहलू पर जाता है। वस्तुओं में जो पारस्परिक संबंध है वो इतने तरह के हैं कि इन सब पर सबकी दृष्टि नहीं पड़ती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपने विचारों को व्यक्त कर दे तो हमें नवीनता का एक परिचय मूलक आनंद मिलता है और हमारे उद्देश्य की सिद्धि भी होती है, जो वास्तव में साहित्य का चरम प्रतिपाद्य है। ललित निबंधकार की स्वच्छंद भावना से युक्त रचना को गद्य रचना के बाह्य नियमों के साथ साथ उस मनस्तत्व की आवश्यकता भी होती है जो उसमें रोचकता बनाए रखता है। ललित निबंध में लेखकों के संवेदनात्मक भावनाओं को इतने सचित्र ढंग से समाविष्ट किया जाता है कि पाठकों के हृदय पर उसकी अमिट छाप छूटती है। इस तरह के निबंधों में निबंधकार की कलात्मकता, भावात्मकता का रूप विधान प्रमुख रूप से व्यंजित हो, चित्रित हो, तो यह कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। ललित निबंध के तत्वों पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है। ये इस प्रकार से हैं: वैयक्तिकता। आधुनिक निबंधों के जनक मोंटेन ने निबंधों में निजत्व के प्रकाशन पर बल दिया है और यह निजत्व ही निबंधों को वैयक्तिकता या व्यक्तिनिष्ठता प्रदान करता है। बाबू गुलाब राय इस संदर्भ में कहते हैं कि निबंधों में निबंधकार का व्यक्तित्व छिपा होता है। वो जो कुछ भी लिखता है उसको अपनी निजी दृष्टि से देखता है। एक और गुण है स्वानुभूति प्रकाशन। ललित निबंध के लेखक के स्वयं के चिंतन को उसके निबंध में विशेष स्थान मिलता है। लेखक की विषय संबंधी स्वानुभूति ही वहां प्रमुखता से स्पष्ट होती है। वो अपने स्व को उद्घाटित करके पाठकों की बौद्धिकता को प्रभावित करता है। निजत्व के प्रकाशन को मानतेन कहते हैं कि मैं स्वतः
अपने निबंधों का लेखक हूँ और अपने ही निबंधों का विषय भी हूँ। मैंने अपने निबंध में अपने आप को प्रकाशित किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ललित निबंधों में सहानुभूति प्रकाशन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया या गुण है। आत्मीयता निबंधकार पाठक के मानसिक भावों को उद्बुद्ध करके, जगा करके निबंध के मार्मिक स्थलों को इतने प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णित करता है जिससे कि पाठक के हृदय में रागात्मक वृत्ति जागृत हो जाती है। और निबंधकार का संपूर्ण प्रयत्न यह होता है कि उसके माध्यम से वो आत्मीयता का प्रसार सहज तरीके से कर पाठक से आत्मीय संबंध स्थापित कर सके। रोचकता ललित निबंध का एक ऐसा गुण है जो उसमें चित्रित व्यंग और विनोद के माध्यम से सहजता से लाई जाती है और निबंधकार किसी भी बात को प्रभावपूर्ण कहने में सफल हो जाता है। व्यंग के माध्यम से निबंधकार अपने उन भावों को भी प्रकट कर देता है जिनको कहने में संकोच होता है। वो पाठक के सम्मुख बिल्कुल बेबाक तरीके से उसके अपने बगल में बैठा हुआ प्रतीत होता हुआ जान करके व्यंग या हास्य के माध्यम से उन बातों को कह देता है और आपत्ति भी नहीं उठने देता है। संक्षिप्तता आधुनिक युग में समय का संकोच है, बहुत समय की मारामारी है जिसको कहना चाहिए। विशाल महाकाव्य के स्थान पर गीत प्रगीत ज्यादा प्रचलित हो चुके हैं। उपन्यासों के स्थान पर लोग लघु कथाएं, कहानियां और नाटक पढ़ना प्रस्तुत करते हैं। तो हिंदी प्रबंध से निबंध की यात्रा भी इसी प्रकार सी है और निबंध अपनी संक्षिप्तता, भावात्मकता, उच्च आदर्श और मार्गदर्शन के कारण ही वैचारिकता से संपन्न पाठकों के लिए स्वीकार्य होते हैं। और संक्षिप्तता निबंध का एक आवश्यक गुण है। अभिव्यक्ति कौशल निबंध का प्रमुख तत्व है जो निबंधकार की कसौटी भी माना जाता है। निबंध की अभिव्यंजना पद्धति विचारोत्तेजक, सरल, सुगठित पदावली, भाव के अनुरूप भाषा का संयोजन, ललित पद रचना, आत्मीय प्रकाशन, हास्य व्यंग्यपूर्ण भाव प्रकाशन इत्यादि भी निबंध की शैली की विशेषताएं मानी जाती हैं। आकर्षक शीर्षक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। साहित्य की प्रत्येक विधा में शीर्षक पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है और वैसे ही ललित निबंधों के संदर्भ में भी कहा जाता है। कुछ आकर्षक शीर्षक हैं। वसंत आ गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, कुटज, मेरे राम का मुंह कुछ भीग रहा है। वसंत आ गया, मन में उत्कंठा नहीं, फिर बेतलवा डाल पर जुलूस रुका है। ललित निबंधकार कभी कभी शीर्षक को ही केंद्र बिंदु बना करके ललित निबंध की परिधि या योजना तैयार करता है और कभी निर्बंधता का परिचय देते हुए शीर्षक का अतिक्रमण करते हुए निबंध पूर्ण करता है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है मेरी जन्मभूमि, जहां पे वो अपनी जन्मभूमि के बारे में तो बहुत थोड़ा सा बताते हैं किंतु उसको साथ में लेते हुए इस देश की ऐतिहासिकता, सांस्कृतिकता और साहित्यिकता पर प्रकाश डालते हैं। काव्यात्मकता भी ललित निबंधों का बहुत प्रधान गुण है। निबंधकार इतना भावुक हो उठता है कि कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि निबंध में कविता का अवतरण हो रहा है। शीरीष के फूल, अशोक के फूल, आम बोरा गए हैं, इस तरह के गुणों से परिपूर्ण है। कथात्मकता भी निबंध का एक विशेष गुण है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि निबंधकार अपने आसपास के व्यक्तियों और वस्तुओं के संबंध में कहानी कह रहा है, जिसमें सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय, धर्मवीर भारती, सिद्धहस्त नामों में आते हैं। संवादात्मकता निबंध कार बीच बीच में ऐसा लगता है कि वो पाठकों के साथ संवाद कर रहा है और इसके कारण पाठक के साथ उसका
वार्तालाप होता हुआ सा महसूस होता है, जो निबंध की रोचकता में ही वृद्धि करता है। ललित निबंध में सोद्देश्यता भी बहुत आवश्यक है और इसीलिए आचार्य हरजादे प्रसाद द्विवेदी का एक कथन या उद्धृत करना अति आवश्यक होगा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता पर मुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। अतः उद्देश्य बहुत आवश्यक है। इस सब संक्षेप में बात करते हुए हम हजारी प्रसाद द्विवेदी पर भी उनके व्यक्तित्व पर और उनके कृतित्व पर भी बात करेंगे। उनका जन्म बलिया जनपद के दुबे का छपरा नामक गांव में श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 और सन 1907 में हुआ था। उनके पिता आरत दुबे, उनके पितामह पितामह आरत दुबे थे और उनके पिता पंडित अनमोल दुबे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नूपुरा गांव के प्राइमरी स्कूल और वसरियापुर के मिडिल स्कूल में हुई। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्य और ज्योतिष में आचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। अतः इसीलिए आपको कहीं कहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहा जाता है। द्विवेदी जी ने विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में 20 वर्षों तक अध्यक्ष का पद संभाला। शांति निकेतन के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभागों में अध्यक्ष के पद को अलंकृत किया, सुशोभित किया और 1949 में आप लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि को प्राप्त करते हैं और प्रसिद्ध पुस्तक कबीर पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में इतना ही कहा जा सकता है कि वे बहुअधीत और प्रातिभ साहित्यकार थे। उन्होंने पाली, संस्कृत, प्राकृत, मैथिली, बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया और उनके साहित्य में पांडित्य को प्राप्त किया, निष्णातता प्राप्त की और उनके मार्मिक और बहुउपयोगी ज्ञान सीकरों को लेकर के वो हिंदी साहित्य में आए। काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, धर्मशास्त्र और मनोविज्ञान का भी गंभीर अध्ययन द्विवेदी जी के द्वारा किया गया। इसीलिए वो एक मननशील प्रौढ़ साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ है सूर साहित्य कबीर, सूर साहित्य, दूसरी है कबीर, फिर साहित्य का मर्म, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना, मृत्युंजय, रविंद्र। उनका उपन्यास साहित्य है जिसको पढ़ना और समझना एक विद्वत्ता का परिपोषक होता है और पाठक को लगता है कि वो कुछ अपने सामान्य भावभूमि से ऊपर उठ करके अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को समझ सका। और उसमें मुख्य है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख अनामदास का पोथा। निबंध साहित्य में प्रमुख है साहित्य सहचर, कुट्टज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, अशोक के फूल। इतिहास ग्रंथ हैं आपके साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य और आखिरी पुस्तक है नाथ संप्रदाय। अनुवाद ग्रंथ हैं आपके नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा और दशरूपक, लाल कनेर, प्रबंध कोश, पुरातन प्रबंध संग्रह और मेरा बचपन। धर्म कला साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, सहज साधना, मध्यकालीन धर्म साधना। संपादित ग्रंथ भी हैं संदेश रासक, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, चिताई चरित, रामानंद की हिंदी रचनाएं, नाथ सिद्धों की
बानिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के को मानवतावादी साहित्यकारों की कोटि में रखा जाता है और उनके दृष्टि में छोटे से छोटे व्यक्ति में अनंत संभावनाएं निहित हैं और इसी चीज को संस्कृति के संदर्भ में मैं अपने निबंधों में भी कहते हैं। उनका साहित्य प्राचीन और नवीन को जोड़ने की एक अद्भुत कड़ी है। द्विवेदी जी के निबंधों का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। उन्होंने साधारण से साधारण विषयों को लेकर के जटिल से जटिल गंभीर विषयों को अपने गहन चिंतन का, शास्त्रीय विवेचन का और शाश्वत जीवन दर्शन का विषय बनाया है। अगर यहाँ पर हम प्रीस्टले के कथन को उद्धृत करें तो वो कहते हैं कि ललित निबंधों को मानस तरंगों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें निबंध लेखकों की स्वच्छंद, उन्मुक्त, रागात्मक भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति होती है। प्रसिद्ध निबंधकार W.H. हडसन और चार्ल्स लेम ने वैयक्तिक या ललित निबंध को वास्तविक निबंध की संज्ञा दी है और द्विवेदी जी ने व्यक्ति व्यंजक, ललित, वस्तुनिष्ठ, विचारात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की सृष्टि की है। द्विवेदी जी के प्रमुख निबंधों में है अशोक के फूल, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, एक कुत्ता एक मैना, नाखून क्यों बढ़ते हैं आम फिर बौर आ गए, शिरीष के फूल, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी, गुड टच, जबकि दिमाग खाली है और मेरी जन्मभूमि। ललित निबंधों में द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के साथ साथ उनके व्यापक अध्ययन, लोक मंगलकारी दृष्टि, हास्य विनोद, भाव भाषा का अद्भुत समन्वय है। गुरु गंभीर पांडित्य को वो भावुकता, सहजता और सुकुमारता के साथ अपने निबंध साहित्य में अभिव्यक्त करते हैं। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से संबंधित द्विवेदी जी के निबंध समीक्षात्मक, वस्तुनिष्ठ, विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें प्रमुख हैं संकीर्णताओं पर हथौड़े की चोट, प्रायश्चित की घड़ी, घर जोड़ने की माया, समाज संस्कार विचार, धर्मस्य तत्व निहितम गुह्यम, इतिहास का सत्य, भारतीय संस्कृति की देन, साहित्य का प्रयोजन, साहित्य के नए मूल्य, काव्य कला, नया वर्ष आ गया है, भारतीय फलित ज्योतिष आदि। वो निबंधों में सहज भाषा के पक्षपाती थे और द्विवेदी जी मानते थे कि वह भाषा जो मनुष्य को उसकी सामाजिक दुर्गति, दरिद्रता, अंध संस्कार और प्रमुखापेक्षता से न बचा सके। भाषा के संदर्भ में द्विवेदी जी का कथन है, वह भाषा किसी काम की नहीं है, भले ही उसमें प्रयुक्त शब्द बाजार में विचरने वाले अत्यंत निम्न स्तर के लोगों के मुंह से संग्रहित किए गए हों। अनायास लब्ध भाषा को मैं सहज भाषा नहीं कहता। तपस्या, त्याग और आत्म बलिदान के द्वारा सीखी हुई भाषा ही सहज भाषा है। यह द्विवेदी जी का भाषा के संदर्भ में कथन था। अतः रामचंद्र तिवारी जी द्विवेदी जी की गद्य शैली को 5 रूपों में बांटते हैं: समास बहुल, संस्कृतनिष्ठ अलंकृत गद्य शैली, विचार प्रधान मर्यादित एवं संयमित गद्य शैली, आवेग प्रधान भावात्मक शैली, सूचना प्रधान इतिवृत्तात्मक शैली और सामान्य वार्तालाप में प्रयुक्त सहज व्यावहारिक शैली। ये 5 रूपों में उन्होंने द्विवेदी जी की शैली को बांटा है और द्विवेदी जी के बुद्धि तत्व और हृदय तत्व का अद्भुत सम्मिश्रण ही उनके निबंधों में चयनित शुष्क और नीरस जटिल शास्त्रीय विषयों को भी पाठकों के लिए सरस और बोधगम्य बना देता है। ऐसे स्थलों पर वे प्रायः पौराणिक प्रसंगों के दृष्टांत और लोक मान्यताओं, प्रचलित वाक्यों, कथाओं का सहज ही प्रयोग करते हैं। शैली के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक, व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से, निदर्शन से द्विवेदी जी के निबंध अद्भुत हो चुके हैं। अतः कहा जा सकता है कि वो पीढ़ी के उन सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में से हैं जहां पर निबंध उनकी स्वाधीन चेतना की उपज प्रतीत होते हैं। उनके संपूर्ण श्रेष्ठ निबंध में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को
दलित द्राक्षा की तरह निचोड़कर ढाल दिया है। उनके निबंधों की भाव भूमि बहुत व्यापक है। वे जीवन के किसी परिचित संदर्भ को लेकर के उससे जुड़ी हुई सौंदर्य चेतना के विविध स्तरों का उद्घाटन करते हैं। वो संपूर्ण भारतीय संस्कृति के मर्म का साक्षात्कार कराते हैं। भारतीय ऋतुओं, पुष्पों, पादपों, पर्वों के पीछे सहस्रों वर्षों के इतिहास को विवेचित करते हुए चलते हैं। वो पाठक के साथ इतिहास के खंडरों में रमते हैं, अभिभूत होते हैं, अपने उनसे संदर्भित अपने ज्ञान से पाठकों को चकित करते हैं, कभी व्याख्याओं से संतुष्ट करते हैं और कभी निष्कर्षों से अभिभूत करते हैं, कभी अनुमानों से उल्लसित भी करते हैं और एक अद्भुत यात्रा का सुख प्रदान करते हैं। वो पाठकों के साथ निरंतर आत्मीयता बनाए रखते हैं। अतः उनके निबंध साहित्य की यात्रा एक ऐसे भारत की खोज होती है जहाँ पर वेशभूषा, खान-पान, रीति-रिवाज, धर्म, विश्वास सब में एक चक्कर लगाया जा सकता है। अंधकार से निकलकर प्रकाश में आने की ही साधना द्विवेदी जी के निबंधों की यात्रा है। धर्म, दर्शन, कला साधना से मनुष्य के शुद्ध चैतन्य को किस प्रकार से जागृत, लक्षित किया जा सकता है, ये भी द्विवेदी जी के निबंधों में दिखाई पड़ता है। आचार्य द्विवेदी जी सच्चे अर्थों में एक ऐसे निबंधकार है, ललित निबंधकार हैं, जिन्होंने विश्वव्यापी सर्जना शक्ति का ही को की लालित्य को ललिता के रूप में ग्रहण करते हुए अपने निबंधों में स्थापित किया है। इसी कारण, इसी शक्ति के उन्मीलन के कारण उनके निबंध रम्य और ललित हैं। उसको आधार बना करके आधुनिक यांत्रिक सभ्यता में के दबाव को बिना विचलित हुए या बिना आक्रांत हुए वे मनुष्य के सत्य की श्रेष्ठता को अपने निबंधों में प्रकट करते हैं, उसका वो उद्घोष करते हैं। दूसरी भारतीय भाषाओं में हम ये कह सकते हैं कि आचार्य द्विवेदी जी जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी निबंधकार नहीं मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आज उनके निबंध कुटज की। कुटज का प्रारंभ द्विवेदी जी पर्वतों के सौंदर्य को निहारते हुए करते हैं और बताते हैं कि पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। पर्वतों में हिमालय तो अत्यंत सुंदर है। कालिदास ने हिमालय को देखकर समाधिस्थ महादेव की कल्पना की थी, इसीलिए हिमालय की तलहटी में यह कुटज वृक्ष पाया जाता है। इसके चारों ओर नीरस पहाड़ियां हैं। उन्हीं से होता हुआ यह कुटज वृक्ष, उन्हीं नीरस पहाड़ियों से एक कुटज वृक्ष जल का स्रोत खोजता है। ये उसकी जीवटता की निशानी है। फिर वो उसके बाह्य रंग रूप पर विचार करते हैं और एक दार्शनिक की तरह विचार करते हैं और कहते हैं नाम और रूप का क्या रिश्ता है। ये तरीका है द्विवेदी जी की रचना का कि वो उसके माध्यम से सामाजिकता, सांस्कृतिकता को छूते हुए चलते हैं। वो कहते हैं कि प्रकारांतर से नाम रूप की सामाजिक स्वीकृति है। इसी प्रश्न पर जब वे फिर आगे विचार करते हैं तो जानकारी देते चलते हैं कि कालिदास के मेघदूत में जब रामगिरी पर्वत पर यक्ष को मेघ की अभ्यर्थना करनी थी और उसे पुष्पांजलि देने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो उसने इन्हीं कुटज पुष्पों की अंजलि देकर के संतोष किया। अर्थात यह वृक्ष मेघदूत में कालिदास के काम आया। इस वृक्ष की अवहेलना संस्कृत साहित्य में फिर भी मिलती है और हिंदी पद्य साहित्य में रहीम इसकी अवहेलना करते हैं। इसको भी वो आपको बताते चलते हैं। अर्थात इतिहास के मार्मिक बिंदुओं को भी द्विवेदी जी छूते हुए चलते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि कुटज का अर्थ देते हैं। कुट का अर्थ घड़ा होता है और अब ये पेड़ घड़े से कैसे पैदा हुआ, वे पाठकों को यह भी बताते हैं कि प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। और फिर इस कुट शब्द से कुटकारिका, कुटहारिका, कुटनी, कुट
टिप्पणी आदि शब्दों का महात्म्य भी द्विवेदी जी बताते हुए चलते हैं। द्विवेदी जी आगे यह भी जानकारी देते हैं कि कुटज शब्द आर्य जाति का तो महसूस नहीं होता है। वो इस तरह के प्रश्न उछाल देते हैं पाठकों के सामने और फिर इस प्रक्रिया में बताते हैं कि एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार अ, अ, की चर्चा करते हैं कि कैसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया भूखंड एक साथ मिले हुए थे और प्रकृति के प्रकोप या आलोड़न विलोड़न के कारण वे अलग अलग हो गए और संस्कृत में अनेक भाषाओं का मिश्रण है और भारतीय संस्कृति भी मिश्रित संस्कृति है, शुद्ध आर्य संस्कृति नहीं है। इस विषय पर वो अशोक के फूल में भी विस्तार से बताते हैं। यहाँ सिर्फ प्रासंगिक जानकारी देते चलते हैं। द्विवेदी जी कुटज की जीवनी शक्ति, उसके वैभव का वर्णन करते हैं, समाज और मनुष्य के जीवन पर कई सूत्र वाक्य बोलते हुए चलते हैं और अंत में वो इस निष्कर्ष पर निबंध समाप्त करते हैं कि कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र, तुम धन्य हो। निबंध को दो तत्वों के अधीन या ये कहें कि निबंध में दो तत्व होते हैं, विचार और भाव। तो किसी एक तत्व की वहां पर प्रधानता होती है और दूसरा तत्व होता अवश्य है, पर एक प्रधान और एक अप्रधान होता है। कुटज में भाव और विचार दोनों का ही सामंजस्य प्रकट होता है। विचार को अभिव्यक्त करते हुए द्विवेदी जी अपने मन की बातें भी कहते जाते हैं, अपना पक्ष भी रखते जाते हैं और इस तरह निबंध के प्रकरणों में अपनी निबंध के अंतर्गत आए हुए प्रकरणों में वे अपनी वैचारिक और भावात्मक टिप्पणी भी करते जाते हैं। विचार पक्ष के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कुटज के आरंभ में द्विवेदी जी हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, फिर कालिदास के कथन को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि हिमालय पृथ्वी का मानदंड है, अतः कालिदास के मतानुसार यह बहुत प्रमुख रूप से भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ है और मुग्ध भाव से वे हिमालय के सौंदर्य का भी उल्लेख करते हैं, बताते हैं कि यही शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक का अर्थ द्विवेदी जी करते हुए कहते हैं कि शिवालिक या शिव की जटाजूट का निचला हिस्सा। इस पहाड़ी की सूखी नीरस और कठोर भूमि को देख करके द्विवेदी जी यह कल्पना करते हैं कि कालिदास ने भी शायद कभी ऐसी ही कल्पना की होगी। यहाँ तथ्यात्मक विवरणात्मक प्रधान पंक्तियां लिखते हैं और कहते हैं कि उसी समाधिस्थ महादेव के अलगजाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र झाड़ झंकाड़ भेया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर यहाँ कोई हरियाली नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ इतना सूखा है कि दूब भी सूख गई है। दूब माने नन्ही हरी घास। और इतने सूखे में पानी कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से आएगा? पर यहाँ पर ये जो ठिगना सा छोटा सा पेड़ है, यही तो कुटज है। भूख प्यास की चोट से और गर्मी से बेहाल होते हुए भी ये पेड़ जी रहा है, जी ही नहीं रहा है वरन आनंद मग्न भी है। इसके बाद उनकी भावुकता सक्रिय होती है और उनके मन में विचार आता है कि जो पेड़ इतने अभाव में इतना खुश है, तो वो क्या बेहया है या मस्त मौला? अब यहाँ पर भाषा का चमत्कार देखिए, भाषा में आनंद लीजिए द्विवेदी जी के निबंध में। वो कहते हैं कि ये दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। इन वृक्षों के लिए आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। द्विवेदी जी कुटज से छिटक कर मानव जीवन पर आ जाते हैं। बात कुटज की हो रही है, पर धीरे से मनुष्य जीवन पर आ जाते हैं और टिप्पणी करते हैं, जो लोग बेहया दिखते हैं दरअसल वे बेहया होते नहीं है, उनके भीतर भी रस का कोई स्रोत होता है। हया का संबंध तो दूसरे से होता है और ये दूसरे की सत्ता नहीं मानते हैं, उसे चुनौती देते हैं और मस्त रहते हैं। उन्हें हम बेहया कैसे कहें? उन्हें मस्त मौला भी तो कह सकते हैं। यहाँ द्विवेदी जी उन मनुष्यों पर टिप्पणी करते हैं जो बिना किसी को ठीक से जाने झट से किसी के मूल्य का निर्णय दे दिया करते हैं और बताते हैं कि यह मूल्य निर्णय
ठीक नहीं है, ज़रा फुर्सत से उनके जीवन की गाथा को जानबूझकर टिप्पणी करनी चाहिए, ऐसा द्विवेदी जी कहते नहीं हैं, संकेतित कर देते हैं। द्विवेदी जी कुछ भी कहने से बचते हैं, वो केवल अपने नायक अर्थात कुटज का पक्ष रखना चाहते हैं और ये भी बताते चलते हैं कि उस नायक पर अनुचित टिप्पणी करने वालों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इसके बाद द्विवेदी जी एक दार्शनिक सा वक्तव्य देकर के इस प्रकरण को बंद कर देते हैं कि कभी-कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरे बैठी रहती हैं। ये पाषाण की छाती को फाड़ कर न जाने किस अतर गह्वर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। बाहर से इस सूखी धरती पर ये कैसे हरे-भरे रहते हैं, ये विचारणीय है। इस सूखी पथरीली ज़मीन पर कहीं भी पानी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुटज के इस प्रस्तुत विधान के माध्यम से अप्रस्तुत विधान में वो मनुष्य की चर्चा करते हुए चलते हैं। ये है एक खास तरह के मनुष्य जिसे लोग या दुनिया बेहया कहती है। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं से सामाजिक स्वीकृति तो मिलती ही है। उनके जीवन में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जो खाद-पानी का काम करती होंगी, वह क्या है? द्विवेदी जी इस प्रश्न को अनुत्तरित ही छोड़ देते हैं और सामान्यतः लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान पाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि सच सदैव कहाँ अभिव्यक्ति पाता है। अ, यहाँ पर कुटज केवल अकेला नहीं है और भी कई पेड़ हैं जिन्हें लेखक नहीं जानता है, उनके शील को नहीं जानता। उन्हीं पेड़ों के बीच फूलों से लदा हुआ अलमस्त पेड़ है यह कुटज। यह उजाड़ का साथी है, यहाँ कोई फलदार पेड़ नहीं है, इस जगह पर झाड़-झंखाड़ है और ऐसे में इस पेड़ का होना, जहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर किसी का होना हृदय में आत्मीयता के रस का संचार कर देता है और इसी आत्मीयता को द्विवेदी जी भी महसूस करते हैं। जब वो ये कहते हैं कि पहली बार ये जब वृक्ष दिखा, तो लेखक को नाम नहीं सूझा। एकाएक मन में कौंधा कि शायद ये तो कुटज है, संस्कृत साहित्य का बहुपरिचित किंतु कवियों के द्वारा अवमानित ये छोटा-सा शानदार वृक्ष कुटज है। द्विवेदी जी उस असमंजस की स्थिति का वर्णन करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि पहचान तो जाता हूँ परंतु नाम नहीं याद आ रहा कि मानसिकता उपस्थित हो रही है। इसके बाद वे दार्शनिक विवाद का संकेत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि नाम बड़ा या रूप, पद, प्रमुख या पदार्थ। इस विवाद का समाहार करते हुए वे कहते हैं कि नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है। नाम को सामाजिक स्वीकृति मिलती है। नाम से हम उस व्यक्ति या वस्तु को पहचानते हैं, इसलिए नाम महत्वपूर्ण है। इसीलिए विद्वान भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नाम और रूप के सामंजस्य से हमें ज्ञान मिलता है। हम वस्तुओं को या व्यक्तियों को उनके नाम से ही पहचान पाते हैं। आगे चलकर द्विवेदी जी थोड़ा-सा परिहास में चले जाते हैं और कई तरह के सौंदर्य व्यंजक पौरुष सौंदर्य सूचक पौरुष व्यंजक नामों की उल्लेख करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रूप व्यक्ति सत्य है और नाम समाज सत्य। बहुत सरलता, सहजता से वो बिंदु उठाते हैं और उनका पटाक्षेप करते हुए चलते हैं। समाज जिसको कुटज कहता है, वह कुटज है, वह रजनीगंधा नहीं है। दोनों का रूप अलग है, इसलिए उनका नाम भी अलग है। इसी वे अपने ढंग से गिरिकूट बिहारी भी कहते हैं। इससे पाठकों को एहसास होता है कि द्विवेदी जी का संस्कृत साहित्य में कितनी गहरी पेट है और कितना गहरा परिचय है। वे कहते हैं कुटज संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित शानदार वृक्ष है। हालाँकि यह कवियों द्वारा अवमानित है, इसकी प्रशंसा में कुछ नहीं लिखा गया। वो अपने प्रिय कवि जैसा कि अभी पहले बताया कालिदास का उल्लेख करते हैं, जहाँ पर कालिदास का यक्ष कुटज के पुष्पों की अंजलि देता है और इस तरह से वो ये सिद्ध करते हैं कि जब यक्ष का कोई साथी नहीं हुआ, तब यह उसके गाढ़े का या कठिन समय का साथी हुआ और उसके काम आया।
जो पुष्प कालिदास के यक्ष के काम आया उसको ज़्यादा इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, किंतु नहीं मिली। इस प्रकार से वो ये भी सिद्ध करते हैं कि समाज में अक्सर ऐसा होता है कि जिनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिलती है, जबकि वो समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, किंतु ऐसा होता रहा है। और वो यहाँ पर रहीम को भी नहीं छोड़ते और कहते हैं कि कम से कम एक ताना-सा मार देते हैं कि कह देते हैं कि कुटच से शायद रहीमदास ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कुटच से कोई छाया नहीं मिली, नहीं मिलती है। पर धीरे से ये भी कह देते हैं कि छाया नहीं मिलती है तो क्या हुआ? पुष्प तो मिलते हैं, जो किसी न किसी के काम आए। कुटच का अर्थ करते हुए फिर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो उसको कुट घड़े को कहते हैं और घर में काम करने वाली दासी कुटकारिका, कुटहारिका कही जाती है। अब कुटच घड़े से पैदा नहीं होता है, इतने सारे संदर्भों के बीच द्विवेदी जी के मन में यह प्रश्न भी जागृत होता है कि कुटच आया कहाँ से? यह पेड़ और इस पेड़ का नाम कहाँ से आया? और वो ये कहते हैं कि यह आर्य भाषाओं का शब्द नहीं है। फिर वो यहाँ पर वो अपने इस संदर्भ में भाषा वैज्ञानिक सिल्वा लेवी का स्मरण करते हैं और संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के होते हैं, यह मानते हैं और एक भौगोलिक ऐतिहासिक जानकारी देते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि यह इस प्राकृतिक स्फोट के कारण दोनों महाद्वीप अलग हुए और इसी कारण ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगल में बसी हुई जो जातियां हैं उनकी भाषा एशिया की भाषा से मिलती जुलती है और भारतीय भाषाओं का एस्ट्रो एशियाटिक परिवार भी है। फिर फिर द्विवेदी जी अपनी पुरानी स्थापना को दोहराते हुए बताते हैं कि संस्कृत भाषा में अनेक बाहरी शब्द आ गए हैं और भारतीय संस्कृति का अविच्छेद अंग बन गए हैं। कमल, कुड़मल, कंबु, तांबुल आदि इतने शब्द आ गए तो कुटच भी आ गया होगा, क्या फर्क पड़ता है? अर्थात वो संस्कृति और भाषा की ग्राह्यता पर भी अचानक विचार कर लेते हैं। निबंध में कुटच की अपराजेय जीवनी शक्ति की प्रशंसा तो वो लगातार कर ही रहे हैं और यह जीवनी शक्ति नाम और रूप दोनों में है। बरसों से कुटच शब्द बना हुआ है, उसका नाम आज भी परिवर्तित नहीं हुआ है, मुरझाकर खत्म नहीं हुआ है। द्विवेदी जी मानते हैं कि संस्कृत के शब्द स्फीयमान हैं। वो स्फीयमान तात्पर्य वो विकसित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं और इन सब के बीच में कुटज अगर यथावत बना हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और वो भी वहां बना हुआ है सूखी नीरस और कठोर भूमि पर। द्विवेदी जी अपने विषय को विस्तार देते हुए आगे कहते हैं कि जीवन भी एक कला है, कला ही नहीं तपस्या है। उनका मत है कि जिंदा रहना एक बहुत बड़ी बात है। मनुष्य यहाँ पर वो धीरे धीरे जिजीविषा की हो जा रहे हैं। मनुष्य की जिजीविषा एक बहुत बड़ी चीज मानते हैं और यही जिजीविषा उनको कुटज में दिखाई देती है। यहाँ वे याज्ञवल्क्य का उदाहरण देते हैं और वे कहते हैं कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है, तब क्या संसार में प्रेम का, सेवा का, देशभक्ति का कोई मूल्य नहीं है। वो हॉब्स और हेल्वेशियस का भी मत सामने रखते हैं और पूरी बहस के बाद पुनः इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वार्थ से भी बड़ी चीज है, परंतु वह क्या है, इस प्रश्न को वो अनुत्तरित छोड़ देते हैं। ये उनका एक तरीका है। कभी कभी वो विचार का पूरा मौका देते चलते हैं पाठकों को। वो अशोक के फूल के निबंध में अभिव्यक्त विचारों को आगे बढ़ाते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि स्वार्थ के लिए जीना खंडित सत्य होता है। स्वार्थ के लिए तो सभी लोग जीते हैं, पर गरिमा के साथ जीना, परमार्थ के भाव के साथ जीना एक बड़ी बात है। कुटच नीति और धर्म की बात नहीं करता है, परंतु किसी की चापलूसी नहीं करता है। ये धीरे से फिर मनुष्य मात्र पर कुटच के माध्यम से विचार करने लगते हैं। अपनी उन्नति के लिए नीलम धारण नहीं करता। उसका हृदय कितना विशाल है, सुख से, दुख से, प्रिय अप्रिय से किसी से भी विचलित नहीं होता है।
द्विवेदी जी सोचते हैं कि कुटज को यह दृष्टि कहाँ से मिली। अपनी समझ को सूत्रबद्ध करते हुए द्विवेदी जी आगे बताते हैं कि कुटज दूसरों के लिए उपकार कर रहा है, वो अबोध है। जो ये समझता है कि दूसरे उसका अपकार कर रहे हैं, वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार करता है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, विधाता की योजना के अनुसार। अपने आप को विधाता के भरोसे छोड़ देना, यह बड़ी बात है। कुटज यही कर रहा है। सुख और दुख पहुंचाने का अभिमान ही गलत है। वो आगे कहते हैं कि असल में सुख और दुख कुछ होता नहीं, ये मन के विकल्प है। हम माने तो सुख, न माने तो दुख। मन कह देता है कि सुखी रहे, मन उसका कहना मान लेता है, वह सुखी है। जिसका मन अपने वश में नहीं है, दूसरे के वश में है, उसे कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी भी दुखी कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात वो कहते हैं। यदि हम दूसरों के वश में होते हैं, तभी दूसरों की जी हजूरी करते हैं, चपलूसी करते हैं, किसी से कुछ मानते हैं। अन्यथा हमें किसी से क्या चाहिए, क्यों चाहिए? द्विवेदी जी का मानना है कि दूसरों को फंसाने के लिए जो जाल बिछाता है, ना तो वह स्वयं सुखी है, ना दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। कुटज इन सभी मिथ्याचारों से मुक्त है, इसीलिए वह वशी है। उसने अपने मन को वश में कर रखा है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, इसलिए इतने कष्टों और अभावों के बावजूद भी मुस्कुराता है, मुरझाता नहीं है। उसके पुष्प किसी के काम आते हैं। उस नीरस निर्जन स्थान में खड़े रहते हैं। और कुटज के इन्हीं गुणों के कारण द्विवेदी जी इस निबंध के समापन में कहते हैं कि मनस्वी मित्र, तुम धन्य हो। और इस प्रकार से कुटज की जिजीविषा के माध्यम से मनुष्य की जिजीविषा को उद्बुद्ध करते हुए द्विवेदी जी अपने निबंध को समाप्त करते हैं। द्विवेदी जी की अगर हम शैली और भाषा की बात करें, तो यही कहना पर्याप्त होगा कि वह उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के अनुकूल है। लोक जीवन की निश्चल सहज मानसिकता से लेकर के कालिदास के लालित्य और बाण की विंध्याटवी चातुरी का निदर्शन है द्विवेदी जी का निबंध। साहित्य, उनकी गद्य शैली वैज्ञानिक, उनके गद्य की लय में समानांतरता के विशेष गुण पर विशेष प्रकाश डालते हैं, या समानांतरता का गुण लक्षित करते हैं और बताते हैं कि समानांतरता अर्थात समान ध्वनियों, समान तत्वों, समान पदों, समान उपवाक्यों, समान वाक्यों या समान अर्थों का एकाधिक बार प्रयोग करना। सर्वाधिक प्रयोग समता मूलक अर्थीय समानांतरता में प्राप्त होता है। इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि एक उदाहरण द्रष्टव्य है। लगता है पूछ रहा है कि तुम मुझे नहीं पहचानते। पहचानता हूं, अवश्य पहचानता हूं। लगता है बहुत बार देख चुका हूं, पहचानता हूं। उजाड़ के साथी तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। कुटज का ये वक्तव्य है और निश्चय ही द्विवेदी जी के निबंधों की समानांतरता का होना, उनकी शैली, निबंधों में शब्दों की समानांतरता का होना उनकी शैली की एक प्रमुख विशेषता है। किंतु मात्र इस गुण से ही
उनकी शैली की पहचान का पूरा निदर्शन नहीं होता है। हम उनकी शैली को व्याख्यायित करने के लिए इतना ही कह सकते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति की का आकलन थोड़े से शब्दों में नहीं किया जा सकता और निबंधकार द्विवेदी जी के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि वे अपने उपमान स्वयं आप ही हैं, अर्थात उनके समकक्ष हिंदी साहित्य में किसी दूसरे का होना बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार।